बाजार के लिए आज हैं सिर्फ तेजी के सिग्नल। जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होने से अमेरिका में निवेशकों ने बेफिक्र होकर की है खरीदारी। एशिया से भी संकेत ठीक ठाक ही हैं, लेकिन सवाल ये है कि घरेलू बाजार में भी तेजी होगी या नहीं। बाजार 9100 पर सपोर्ट लेगा या सच में वैल्यूएशन महंगे हो चुके हैं और एक बड़े करेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। मिड कैप की कैसी रहेगी चाल और नतीजों के दम पर कौन से शेयर मचाएंगे धमाल, किस सेक्टर में शेयर मिल रहे हैं वाजिब कीमत पर, ये सब कुछ बताएंगे थोड़ी ही देर में। लेकिन बाजार के नंबर 1 शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होने से अमेरिकी बाजारों में लौटा जोश। तीनों इंडेक्स में करीब 1% का उछाल। एशिया की मिलीजुली शुरुआत और एसजीएक्स निफ्टी सपाट। आज बाजार बंद होने के बाद आएंगे टीसीएस के नतीजे। डॉलर आए 2% बढ़ने की उम्मीद। शेयर होल्डर्स ने 16,000 करोड़ के बाईबैक को दी मंजूरी। कई मिड कैप नतीजों पर भी आज रहेगी नजर। एचओईसी, मुथूट फाइनेंस और वीएसटी इंडस्ट्रीज पेश करेंगी अपने तिमाही नतीजे। साइरस मिस्त्री को कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने दिया झटका। टाटा सन्स के खिलाफ दायर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के उत्पीड़न की याचिका को किया खारिज। आज जारी होगा लंबी अवधि के लिए मानसून का पूर्वानुमान। दोपहर 3 बजे मौसम विभाग की होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। और स्टेंट के बाद अब सस्ती दवा का वादा। प्रधानमंत्री ने कहा डॉक्टरों के पर्चे में जेनेरिक दवा लिखने के लिए बदलेंगे कानून। ग्लोबल मार्केट से है थोड़ी स्थिरता के संकेत। बड़ा सवाल है कि क्या निफ्टी 9200 की तरफ पहले बढ़ेगा या 9100 पहले छुएगा। लेंगे इसका जवाब। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पंड्या और आज आपको कमाई के मौके बताने के लिए हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट powermywealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले और साथ ही जियोजीत बीएनपी पारिबा के गौरांग शाह भी। अरे लेकिन आज बाजार का मूड ग्लोबली ये कह सकते हैं कि सुधरा है, पर एसजीएक्स निफ्टी में वैसा रिवर्सल नहीं देखने को मिल रहा जो आप डाउ देखकर उम्मीद करेंगे। 200 पॉइंट ऊपर है। वैसे कल रात को तो 30-32 पॉइंट ऊपर एसजीएक्स निफ्टी नजर आ रहा था, लेकिन ये एसजीएक्स निफ्टी का मूड बिगाड़ा है मेरे ख्याल से हांगकांग ने। पिछले कुछ मिनटों में जो हांगकांग में तेज गिरावट होती दिखी है 150-200 पॉइंट की। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं, शायद हांगकांग के गिरने के अपने कारण हो सकते हैं। कल बंद भी था। हाँ, कल बंद भी था और अपने कारण हो सकते हैं, क्योंकि हांगकांग के अलावा बाकी कोई भी बाजार एशिया में ऐसा है नहीं जो बहुत कमजोर हो। शंघाई एकदम फ्लैट सा है, थोड़ा सा कमजोर है, बाकी बाजार थोड़े थोड़े रिकवर करते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि अमेरिका की रिकवरी भले कम वॉल्यूम्स पर आई हो, कल यूरोप बंद थे छुट्टी की वजह से, तो काफी कुछ ग्लोबल मार्केट्स का एक्शन जो एक दिन का कम था वो आज कैचअप होने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे लिए संकेत ग्लोबल मार्केट से न्यूट्रल से थोड़े से पॉजिटिव साइड में माने जा सकते हैं। कम से कम कोई बुरी खबर आती नहीं दिख रही है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि थोड़ी रिकवरी हो सकती है। लेकिन फिर भी ये बात साफ है कि ग्लोबल मार्केट्स पर नजर रखनी जरूरी है और भारतीय बाजारों का डायरेक्शन अब भी कुछ समय तक ग्लोबल मार्केट्स ही डिसाइड करेंगे और ग्लोबल मार्केट्स की घटनाएं अगर किसी भी तरह के डेवलपमेंट होते हैं। इससे पहले 9100 9200 ये निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज नजर आ रही है जिसके बीच में बाजार कारोबार करने की कोशिश कर सकता है। फिलहाल ऐसे संकेत नहीं कि 9100 को तोड़े या 9200 के पार निकले, अनलेस की कोई इवेंट हो जो बाजार को इन लेवल्स के पार ले जाने की कोशिश करे। और 9100 अब निफ्टी पर अगला अहम सपोर्ट सामने नजर आ रहा है। वैसा ही बैंक निफ्टी पर 21400 21500 बेहद मजबूत सपोर्ट साफ तौर पर दिख रहा है। तो ये लेवल्स आपको ध्यान में रखनी चाहिए। निफ्टी को ट्रेड करने का ये तरीका है कि आप 9100 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदने का, आज कमजोर शुरुआत हो तो खरीदारी कर लेनी चाहिए 9175 9200 के टारगेट के लिए। और दूसरा तरीका ये कि 9200 के जितना नजदीक शॉर्ट करेंगे सेफ रहेंगे। छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगाना है 9225 का और नीचे की तरफ 9150 के पहले टारगेट के लिए आप यहां पर शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं। तो अगर कमजोर शुरुआत हो तो पहले खरीदें और अगर मजबूत शुरुआत हो जाए और 9200 की तरफ पहले बढ़े तो वहां पर आपको शॉर्ट करना चाहिए। लेकिन बैंक निफ्टी में शॉर्ट करने की राय नहीं है, खरीदारी करने की राय है। वैसे तो बेहतरीन लेवल खरीदारी करने का 21500 और 100 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस होता है, लेकिन वो आ नहीं रहा। तो ऐसे में बेहतर है कि 21500 के स्टॉप लॉस से ही खरीद लें। 21750 21800 ये बैंक निफ्टी पर आपके लिए टारगेट बनता है। सेक्टर्स जो मुझे पॉजिटिव साइड पर दिख रहे हैं, रियल एस्टेट शेयरों में, खासतौर से क्वाजी रियल एस्टेट शेयरों में जहां रियल एस्टेट का कारोबार है लेकिन दूसरे कारोबार भी है, वो कंपनियां तेजी में रह सकती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में तेजी हो सकती है और स्मॉल कैप शेयरों पर कल भी हम बुलिश थे, आज भी पॉजिटिव है। सरकारी कंपनियों पर थोड़ा दबाव कल जो बनता हुआ दिखा था आज और आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है।
तो आप ये कह रहे हैं कि ये दरअसल पुल बैक ही है, क्योंकि आपने कहा ऊपर शॉर्ट भी करना चाहिए। हाँ, रेंज बाउंड है। बाजार 100 पॉइंट की रेंज से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, और बाहर निकालने के लिए डेटा काम नहीं करेंगे, न्यूज फ्लो। अगर ये संकेत आ गए कि ग्लोबली मामला सुलझता हुआ दिख रहा है तो 9200 को पार कर लेंगे, और अगर ये दिखेगा कि सीरिया या कोरिया की तरफ से मामला बिगड़ता हुआ दिख रहा है तो 9100 तोड़ेंगे। सीरिया पे तो रोज ही बम फटते हैं, कोरिया पे कुछ ना हो बस। वागले साहब, आपको भी लगता है कि रेंज में ही है, बाहर नहीं निकलेंगे? गुड मॉर्निंग प्रदीप, गुड मॉर्निंग अनिल। गुड मॉर्निंग। आई थिंक 100 पॉइंट की रेंज है। मैंने 9090 का स्टॉप लॉस रखा है 10 पॉइंट नीचे, और मैं 9230 की बात कर रहा हूं, लेकिन ये एक दिन में नहीं है, 2 से 3 दिन का व्यू है। बैंक निफ्टी 21450, 21900 ये रेंज है। और स्टॉक स्पेसिफिक पैटर्न्स देखें तो कहीं भी मुझे ऐसा बेरिशनेस नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसा मुझे जो 9100 ब्रेक होगा और फिर नीचे जाएंगे, वो व्यू फिलहाल तो चार्ट्स में नहीं दिख रहा है। ओके। लेकिन डाउ में जो हमने 183 पॉइंट की तेजी देखी कल, एफआईआईज को इंडियन मार्केट में उसका कोई अंदाजा नहीं था, ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ तो बेच के गए और बेचा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बेचा है प्रदीप, क्योंकि सिर्फ 250 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली, और वायदा कारोबार के आंकड़े तो और भी छोटे हैं। मुश्किल से 80 करोड़ के उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे, 40 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स। तो मुझे ऐसा लगता है, और जिस तरह से बाय और सेल के फिगर्स हैं, छुट्टी के माहौल में ज्यादा थे एफआईआईज, क्योंकि यूरोप बंद था, अमेरिका में भी लगभग बंद जैसा माहौल था ईस्टर की छुट्टी के चलते हुए। तो ऐसे में बहुत वॉल्यूम्स नहीं थे कल एफआईआईज की तरफ से, तो कल के आंकड़ों को इतनी तवज्जो मैं नहीं दूंगा। हाँ, घरेलू फंड्स की तरफ से खरीदारी नहीं हुई है, मुश्किल से 52 करोड़ की बिकवाली, लेकिन उसके बावजूद स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों में एक्शन है। इसका मतलब एक बात साफ है कि हिंदुस्तान के बाजारों में हमारे यहाँ के ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस बरकरार है, और पीएमएस का या एचएनआई का जो पैसा है वो बाजार में आने के लिए तैयार बैठा है। तो कम से कम फ्लोज के लिहाज से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इन फ्लो से एक चीज समझ में आती है, वो ये कि अगर आपके सामने बड़ी घटनाएं होने के खतरे हैं, उसके बावजूद बिकवाली के फिगर नहीं आते हैं, बड़े फिगर नहीं आते हैं, या बाजार तेजी से नहीं गिरता, तो इसका मतलब साफ है कि अभी कब होगा ये पता नहीं, लेकिन जैसे ये खतरे टले बाजार बहुत तेजी से कूदेगा और बहुत तेजी से उछलेगा, ये संकेत साफ है। बिल्कुल। और इनफैक्ट जो आप कह रहे हैं कि छुट्टी वाला माहौल था, और वो कुछ पोजीशन शायद रिवर्स होती हुई नजर आई होंगी, क्योंकि कल अमेरिका में भी काफी छुट्टियों वाला ही माहौल था, वॉल्यूम कम रहा। और एक इंटरेस्टिंग बात जो नजर आई कि 2.2 पे 10 साल की जो यील्ड पहुंच गई थी, वो कल 2.24-25 की तरफ आई। तो हो सकता है कि एक्सटेंडेड वीकेंड के पहले लोग शेयर बेचकर बॉन्ड लेकर गए थे कि सेफ्टी के लिहाज से क्या होगा, कोई मिसाइल और कितने चल जाएंगे, और कल आकर उन्होंने वो पोजीशन रिवर्स की, तो डाउ बढ़ गया और बॉन्ड यील्ड्स वापस से थोड़ी ऊपर आई, यानी बॉन्ड नीचे चले गए, शायद वहां पे बिकवाली हुई। लेकिन वागले साहब, आप जो कह रहे थे कि आपको कहीं निगेटिव तो नहीं दिख रहा मूड, तो आप पिक्स तो आज पॉजिटिव साइड में तेजी की होंगी। प्रदीप, 3 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है, तो व्यू तो बिल्कुल पॉजिटिव है। पहला वाला मेरा स्टॉक होगा गेल। ऑयल एंड गैस में अच्छी खासी मूव मुझे लगती है, और कल के पैटर्न में पॉजिटिविटी दिखती है, तो गेल में मैं बाय करने की सलाह दूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 387 फॉर अ टारगेट ऑफ 411। 2 से 3 दिन का व्यू है। दूसरा कॉल होगा बाय इन अ 40 स्टॉप लॉस 195, टारगेट 219। ओके, फोर्टिस और गेल ये पिक्स हैं। तेजी की तरफ ही आज वागले साहब का मूड पूरी तरह से बना हुआ है। लेकिन हमने एफआईआईज के ट्रेड की तो बात कही, पर वायदा बाजार में अगर आप कल देखें तो काफी हद तक 9200 और इसके ऊपर कॉल राइटिंग ही चल रही थी, यानी मूड तो मंदी की तरफ ही था। 9200 भी और 9250 भी, दोनों ही जगह 4-4 लाख शेयरों की कॉल राइटिंग हुई है। 9200 पर पिछले 2 दिनों से कॉल राइटिंग हो रही है, यानी कि कॉल बेचे जा रहे हैं, मंदी की पोजीशन बन रही है। और प्रदीप, जो मैंने कहा कि 9100 9200 ट्रेडिंग रेंज है, उसके पीछे पूरी तरह से डेटा सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। 9100 के पुट पर है 56 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, और 9200 के कॉल पर है 50 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, जो कि अच्छा खासा भारी भरकम है, छोटा नहीं है। और यही वजह कि बाजार आसानी से 9100 के नीचे नहीं जाएगा, नहीं आसानी से 9200 के पार अब जाएगा। हालांकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 9000 के पुट पर और 9300 के कॉल्स पर हैं, तो ऐसे देखा जाए तो 300 पॉइंट की बड़ी रेंज है। लेकिन इस 300 पॉइंट की बड़ी रेंज के बीच में भी 100 पॉइंट की जो रेंज दिख रही है, वो ऐसा लग रहा है कि बाजार की वॉलेटिलिटी को थोड़ा सा कम कर सकती है। कल के सेशन में ये इंटरेस्टिंग बात दिखी है, भले ही कह सकते हैं कि एफआईआईज बाजार में ज्यादा नहीं थे, इस वजह से आपको मुश्किल से 40 पॉइंट की रेंज कल बाजार में दिखी है, लेकिन रेंज छोटी होती हुई दिख रही है। और आज भी वैसा हो सकता है कि बाजार बड़ी रेंज में ट्रेड न करे, और ऐसे में शायद आपके लिए निफ्टी पर ट्रेड करने के बहुत मौके ना हो। कल भी निफ्टी में 1 लाख शेयरों से ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, बैंक निफ्टी में भी 32,000 शेयरों से ओपन इंटरेस्ट कम होता हुआ दिखा है। तो संकेत साफ है। फिर ऐसे में अगर आपको तेजी की तरफ ट्रेड करना है तो निफ्टी के बजाय बैंक निफ्टी आपके लिए ज्यादा सही है। मंदी की तरफ ट्रेड करना है
तो निफ्टी, बैंक निफ्टी के मुकाबले में शायद निफ्टी पहले कमजोर होता हुआ नजर आए, ये आंकड़ों में साफ तौर पर दिखा। लेकिन लग रहा है कि बाजार इन लेवल्स के आसपास इस रेंज में थोड़ा वक्त बिताना चाहता है, टाइम वाइज करेक्शन देना चाहता है, और इस टाइम वाइज करेक्शन के बाद जो प्राइस वाइज डायरेक्शन मिलना है वो डायरेक्शन डेटा से नहीं मिलेगा, खरीदारी के आंकड़ों से नहीं मिलेगा तो न्यूज फ्लो से। और वो न्यूज फ्लो अगर पॉजिटिव साइड पर हुआ या न्यूट्रल भी हुआ तब भी बाजार ऊपर निकल जाएंगे, और अगर न्यूज फ्लो नेगेटिव साइड में हुआ तो आप 9100 को तोड़ेंगे और तब आप 9000 की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन 9000 बहुत बहुत मजबूत सपोर्ट है, ठीक उसी तरह से जैसे 21,400 21,500 बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट दिख रहा है, वैसे ही 9000 से लेकर 9100 निफ्टी पर बहुत मजबूत सपोर्ट दिख रहा है। तो करेक्शन आना होता है तो इतनी बुरी खबरों के बीच में आराम से 200-300 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी पर बन सकता था जब मार्केट्स लाइफ टाइम हाई पर है, लेकिन मजबूती तो दिख रही है, बाजार गिरने के लिए भी तैयार नहीं है। तो यानी मंदी के खिलाड़ी यहाँ पर अब मंदी तो नहीं करेंगे, तेजी वालों की बारी है कि वो मार्केट को ऊपर ले जाए। हाँ। लेकिन वायदा बाजार की बात हो ही रही है तो आईबी रियल जिस पर कल हमारा पूरा फोकस था, वहां पे बाद में मैंने डिलीवरी के आंकड़े देखे, एनएसई पर 9.5% और बीएसई पे 13.5%, एवरेज 10% के आसपास डिलीवरी केवल मार्क हुई है। तो पूरा खेल वायदा कारोबार का ही था। खेलो इंडिया खेलो, मार्केट में लोगों को इससे आप देखिए प्रदीप क्या हुआ है, 2007 में जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ था उसके बाद से हाईएस्ट वॉल्यूम कल हुआ है इस स्टॉक में, और जितना फ्री फ्लोट है स्टॉक का उतना पूरा का पूरा ट्रेड हो गया, यानी कि कंपनी की जितनी इक्विटी है एक ही दिन में ट्रेड हो गई। इसका मतलब प्रोमोटर के पास नहीं है। हाँ, लोगों को ट्रेड करने के मौके चाहिए, जो स्टॉक मोमेंटम में लोग वही कैच करना चाहते हैं। कल देखिए आप 40% ओपन इंटरेस्ट घटा है, स्टॉक 42% बढ़ा है, उसके बावजूद बैंक से बाहर नहीं निकल पाया। ये बताता है कि किस तरह की पोजीशंस बन गई थी गुरुवार के सेशन में जब ओपन इंटरेस्ट 55% बढ़कर आया था। और कल हम आखिरी सौदा में यही बात कर रहे थे कि मुश्किल है कि इतनी तेजी हो जाने के बाद 50-60 लाख शेयरों की शॉर्ट कवरिंग हो जाने के बावजूद स्टॉक बैंक से बाहर नहीं निकल पाया। तो आज इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का फॉलोअप एक्शन देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि लोगों का इंटरेस्ट पूरी तरह से मिड कैप शेयरों में ट्रेडिंग के लिहाज से शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। ओके, तो इस पर हम आगे भी नजर बनाए रखेंगे और पूरे रियल एस्टेट सेक्टर पर ही, पर फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। स्वागत है आपका एक बार फिर। तो आज दुनिया भर के संकेत तो बेहतर है, लेकिन हमारे बाजार में निफ्टी पर 5 बड़े जानकार क्या कॉल दे रहे हैं, आइए देखते हैं। ए के प्रभाकर रिसर्च हेड आईडीबीआई कैपिटल के बाई कॉल दे रहे हैं। स्टॉप लॉस 9090, टारगेट 9290 ने हाई की तैयारी। लेकिन शॉर्ट करने की राय है मानस जायसवाल की, कह रहे हैं कि 9200 के स्टॉप से शॉर्ट कीजिए 9025 के लक्ष्य के लिए। अगली कॉल यहां पर आ रही है पुनीत किंद्रा की। इक्विटी बोनांजा पोर्टफोलियो के पुनीत किंद्रा भी सेल कॉल दे रहे हैं। 9200 पे स्टॉप लॉस, 9100 के पहले टारगेट और 9060 के दूसरे टारगेट। आशुतोष सरना की राय है खरीदारी की 9115 के स्टॉप लॉस के साथ वो करना चाहते हैं तेजी 9180 के टारगेट के लिए। जय ठक्कर आनंद राठी के बाई कॉल दे रहे हैं। स्टॉप लॉस 9110, टारगेट 9190 पे रखने की राय। तो राय बटी हुई पांचों एक्सपर्ट्स के 3 कह रहे हैं कि तेजी करिए और 2 की राय है शॉर्ट साइड पर। और जो लेवल्स निकल कर आ रहे हैं नीचे की तरफ, पहला अहम सपोर्ट है 9100 और ऊपरी स्तरों पर 9200 वो लेवल है जिसके पार जाना होगा। मुश्किल तो कमोबेश वही है रेंज जिसकी हम बात कर रहे थे, 9100 से 9200 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा निफ्टी। तो ये बात हुई निफ्टी की, लेकिन अब वक्त है उन टॉप 5 शेयरों को जानने का जिनमें आज खबरों के दम पर दिखेगा एक्शन। और शेषाशाही पेपर के लिए एक खराब खबर, तमिलनाडु में कावेरी नदी से इन्हें पानी लेने पर रोक लगा दी गई है। अधिकारियों ने इन्हें सिर्फ पीने के पानी लेने की इजाजत दी है, यानी कि प्लांट चलाने के लिए जो पानी की इन्हें जरूरत है वो अब पूरी नहीं हो पाएगी। एनबीसीसी और बर्जर पेंट पर नजर होगी। घरों का तापमान घटाने वाली सस्ती तकनीक भारत लाने पर काम हो रहा है, यानी ऐसा पेंट आप अपनी बाहरी दीवारों पर लगाएंगे जिससे सर्दियों में हीटर चलाने की जरूरत कम पड़े और गर्मियों में एसी का इस्तेमाल कम हो और घर का यानी घर के अंदर का, कमरे के अंदर का तापमान स्टेबल रहे। तो इस टाइप का क्या असर दिखेगा इन दोनों स्टॉक्स पर, ये देखिए। सेलान एक्सप्लोरेशन, इनके प्रमोटर अरुण महाजन ने बची कुछ हिस्सेदारी भी कंपनी में बेच दी है। 5.25% करीबन हिस्सेदारी बेची, यानी कि लगभग 8.5 लाख शेयर। और अब अरुण महाजन के पास बचे हैं सिर्फ 567 शेयर, यानी कि लगभग वो पूरी तरह से कंपनी में से हिस्सेदारी बेचकर बाहर हो चुके हैं। एचपीसीएल पर होगी नजर। 9 MTPA वाली राजस्थान रिफाइनरी को शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। कंपनी राज्य सरकार के साथ संशोधित MOU साइन करेगी।
कैपिटल फर्स्ट, वार्बर्ग फिनकस जो यहाँ पर एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर है, इनकी कंपनी में 10% हिस्सेदारी बेचने की योजना है। वार्बर्ग फिनकस ने काफी समय पहले इस कंपनी में पैसा लगाया था और अपना पैसा काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट पर उन्हें रिटर्न मिल रहा है। अब वो इस तेजी में अपने रिटर्न हासिल करना चाहते हैं, तो ये एक बड़ी खबर कैपिटल फर्स्ट के लिए। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है संदीप वागले साहब, और अब कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं जियोजीत बीएनपी पारिवार के गौरांग शाह साहब भी। गौरांग सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार। बताइए किन शेयरों पर नजर रखी जाए आज के सेशन के लिए? शुक्रिया अनिल जी, और सुप्रभात आपको और प्रदीप को और वागले साहब को भी। बैंकिंग और एनबीएफसी काफी लंबे समय से हमें पसंद है, और उसी लिहाज से एक बैंक जिसके नतीजे पिछले हफ्ते आए थे और कल करीबन 3-3.5% नीचे था, डीसीबी बैंक, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक। निवेश की कवायद है यहाँ पर 196 का लक्ष्य है, कंजर्वेटिव टारगेट है। नतीजे बेहतर आएंगे ऐसी उम्मीद है हमें, और उसी लिहाज से हम लक्ष्य को ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। और दूसरा है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नतीजों के आधार पर, और जहां पर कामकाज कर रहा है, कल के सत्र में जब बंद हुआ था वहां से नीचे की तरफ के दायरे काफी सीमित लगते हैं। 1290 का टारगेट है मध्यम से लंबी अवधि के नजरिए से। ओके, तो ये कॉल आपके लिए। चोलामंडलम बैंकिंग, एनबीएफसी, फाइनेंशियल सेक्टर पर खास तौर पर नजर रखने की राय है। लेकिन आज शाम बाजार बंद होने के बाद टीसीएस के नतीजे आएंगे, और इन्फोसिस के झटके के बाद इस पर खास तौर पर नजर है बाजार की। ज्यादा जानकारी लेते हैं अपने रिसर्च एनालिस्ट वरुण दुबे से। वरुण, बताइए, क्या इस बार टीसीएस पिछले क्वार्टर की तरह ही उम्मीद से बेहतर नतीजे दे पाएगा? देखिए, उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि इस बार सबड्यूड रहने की परफॉर्मेंस की उम्मीद है कि हो सकता है कि टीसीएस का जो परफॉर्मेंस है वो कुछ हद तक सबड्यूड रहे। और इसका एक इंपॉर्टेंट कारण है क्योंकि जो रुपी एप्रिशिएट हुआ है उसके कारण इस कंपनी की जो रुपी रेवेन्यूज है उसमें आपको काफी फ्लैट यहाँ ग्रोथ देखने मिलेगी। महज 0.4% के आसपास की ग्रोथ देखने मिलेगी। लेकिन याद रहे साथ ही क्रॉस करेंसी का कुछ हद तक फायदा भी इस कंपनी को मिलेगा, जिसके कारण कंपनी का जो डॉलर रेवेन्यू है उसमें अच्छी खासी बढ़त हो सकती है 2% के आसपास की। तो ये एक आंकड़ा होगा जिसपे आपको नजर रखनी होगी। इसके अलावा कंपनी का जो मार्जिन है वो इस बार फ्लैट रहेंगे। जो मुनाफा है उसमें करीब 2% के आसपास की इस बार आपको गिरावट देखने मिल सकती है। दरअसल कंपनी का जो ओवरऑल अगर आप बीएफएसआई का कारोबार देखो, रिटेल का कारोबार है, वहां तो अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। लेकिन डेलीजेंटा और जापान का जो कारोबार है वो पिछले क्वार्टर सबड्यूड था। इस क्वार्टर भी कुछ हद तक वो सबड्यूड रहने का हो सकता है, वो सबड्यूड रहे, और इसी के कारण आपको जो एबिटा और प्रॉफिट है उसमें कहीं ना कहीं थकावट देखने मिलेगी या फिर गिरावट देखने मिलेगी। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट इस बार भी रहेगा जो है कंपनी का मार्जिन। पिछले बार इन्होंने गाइडेंस दिया था 26 से 28% का गाइडेंस दिया था रेंज का, और उसी रेंज में रहा था। इस बार काफी स्ट्रीट पे जो बड़े एनालिस्ट है वो ये मान के चल रहे हैं कि हो सकता है कि गाइडेंस को ये थोड़ा ट्वीक करे और 25 से 27% का गाइडेंस इस बार ये दे। तो ये एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा है जिसपे आपको नजर रखनी होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, और याद रखें कि इन्फोसिस ने भी अपना जो गाइडेंस है उसे घटाया था। कहीं ना कहीं जो मार्केट के एक्सपेक्टेशन थे उससे थोड़ा कम रेवेन्यू गाइडेंस दिया था। तो अगर ये भी अपना गाइडेंस जो है वो घटाता है तो ये कहीं ना कहीं मार्केट के लिए थोड़ी निराशा हो सकती है। चलिए, तो मार्जिन्स और गाइडेंस पर रखें नजर, ये कहना है वरुण का। शुक्रिया वरुण। आप क्या देखेंगे आज के नतीजों में, कैसी उम्मीद है? गौरांग जी, आप बताएं, और नतीजों से पहले टीसीएस खरीदेंगे या बेचेंगे? बहुत ही मुश्किल सवाल है अनिल जी। नतीजों के पहले मेरे ख्याल से आईटी सेक्टर की जिस तरीके से सूरत हाल है, ना तो खरीदना लाजमी है ना तो बेचना। तो दूर रह करके नतीजों पर क्या मैनेजमेंट की टिप्पणियां आती है उस पर गौर करना चाहिए। हालांकि ये भी कहूंगा कि लंबी अवधि के नजरिए से, और लंबी अवधि का तात्पर्य होता है करीबन 1.5-2 साल, क्योंकि इस तिमाही नहीं अनिल जी, आने वाले 2 तिमाही तक हमारा मानना है कि नतीजे थोड़े मायूस या निराशाजनक रहेंगे, और उस लिहाज से आपको परफॉर्मेंस स्टॉक प्राइस पे ना तो एकदम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आज शाम बाजार बंद होने के पश्चात जब टीसीएस के नतीजे आएंगे, तब हमारी उम्मीद तो बहुत कम है, हम एकदम अंडरटोन हमारा बहुत लाइट है, ज्यादा उत्साह नहीं है। हाँ, लेकिन कारोबार को किस तरफ से आगे लेने के जा रहे हैं, कंपनी के भविष्य के लिए, कंपनी के कर्मचारियों के भविष्य के लिए, और सबसे बड़ी बात जो शेयर धारक है उनके निवेश आने वाले समय में किस तरीके से इजाफे होते हुए नजर आएंगे। H1B वीजा रुपए में अनिल जी अगर आप देखने जाए तो पिछले 3-3.5 महीने में करीबन 4.5-5% का मजबूती हमने डॉलर के सामने देखी, तो इसका कितना असर पड़ेगा। और
डॉलर रेवेन्यू को लेकर के क्या इनका कहना है। ये कुछ 4 या 5 अहम पहलू होंगे जहां पर नजर रहेगी। ओके, ये 4 या 5 पहलू है जिस पर नजर होगी, लेकिन चार्ट्स पर क्या टीसीएस खरीदारी के संकेत दे रहा है? और बता दूं आपको, कल 2:30 बजे जब हम आखिरी सौदा कर रहे थे, मैं और प्रदीप ने चार्ट देखे थे, तब उसी वक्त प्रदीप ने बता दिया था कि देखिए भले 3 दिनों से टीसीएस गिर रहा हो लेकिन बेहद अहम सपोर्ट के आसपास हो रहा। ये देखिए 2:30 बजे के बाद का, 3 बजे के बाद का मूव, किस तरह से स्टॉक जबरदस्त मजबूती के साथ बन हुआ। तो प्रदीप के चार्ट पर तो कल बाय सिग्नल आ गया था। वागले साहब, कुछ और आगे बढ़ेगी बात? अनिल जी, मैं समझता हूँ ये एक डिफेंसिव स्टॉक हो चुका है और ऑलरेडी जो भी अगर अच्छा नहीं है वो डिस्काउंटेड है प्राइसेस में, तो उस लिहाज से मैं प्रदीप के साथ हूँ। यहाँ पे बिकवाली तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, बट अपसाइड अगर आप बात करेंगे 3-6 महीने के, वो कैप्ड है 2250 ऑन द डाउन साइड, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 2250, 2300, अपसाइड 2400, 2420। मुझे वो दायरे से निकलते हुए नहीं लगता है। तो फॉर अस लिमिटेड अपसाइड सीमित एक 100-150 पॉइंट के लिए अगर आपको कुछ महीनों की मूव ये एक्सपेक्ट करता हूं, तो उस फॉर अ स्मॉल ट्रेड टीसीएस ठीक है। ओके, 2400-2450 तक का उछाल अगर आपको ट्रेड करना है तो वो मुमकिन है यहाँ पे लेना, ज्यादा लंबा नहीं। और नीचे की तरफ 2250 के आसपास आपको एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए अगर आप कोई भी तेजी का ट्रेड कर रहे हैं। वक्त है एक बार फिर हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आज किन और शेयरों पर आपको नजर रखनी चाहिए ट्रेडिंग के लिए, उस पर चर्चा करेंगे। और आज दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस किन शेयरों पर नजर रख रहे हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी नियति वोहरा रोज की तरह जुड़ रही है। नियति, सबसे पहले तो आपको हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच प्रदीप। और आज सबसे पहले नजर है ऑयल एंड गैस स्पेस पर। काफी सारी ब्रोकरेजेस की आज रिपोर्ट आई हैं। मैक्वारी इनिशिएट कर रहा है एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी पे अपनी आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ कवरेज, और इन्होंने जो अपसाइड पोटेंशियल देखे हैं वो 25 से 40% तक के देखे हैं। सिंगापुर का अगर जीआरएम इनका बढ़ता है तो बुल और बेयर केस का इनका सिनेरियो है, और 12 महीने का लक्ष्य भी इन्होंने दिया है। एचपीसीएल पे आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ इनिशिएट कर रहे हैं कवरेज। 650 रुपए का इनका लक्ष्य है। 25% की मौजूदा भाव से तेजी हो सकती है। अगर $8 प्रति बैरल चला जाता है सिंगापुर का जीआरएम, तो इनका 1 साल का जो बुल केस सिनेरियो है यानी तेजी का जो लक्ष्य है वो 890 रुपए का, यानी 65% की अपसाइड ये देख रहे हैं। हालांकि ये कह रहे हैं कि अगर $5 प्रति बैरल चला जाता है सिंगापुर या नीचे चला जाता है तो 35% का डाउनसाइड भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल 25% की तेजी के लिए आपको निवेश करने की सलाह दे रहा है। बीपीसीएल में भी 25% की तेजी का इनका लक्ष्य है। आउट परफॉर्म की रेटिंग है। 860 रुपए का इनका लक्ष्य है। बुल केस सिनेरियो जो मैं आपको बता रही हूं, $8 प्रति बैरल अगर सिंगापुर का जीआरएम चला जाता है तो 1030 का लक्ष्य देख रहे हैं 45% की अपसाइड पे, लेकिन अगर $5 चला जाता है तो 15% का डाउनसाइड भी हो सकता है। आईओसी आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ इनिशिएट कर रहे हैं मैक्वारी अपनी कवरेज। 550 का इनका लक्ष्य है। 40% की तेजी मौजूदा भाव से ये शेयर आपको दिखा सकता है। इनका बुल केस सिनेरियो 1 साल का 630 रुपए का है, और अगर सिंगापुर का जीआरएम $5 प्रति बैरल गिरता है तो 10% का एक डाउनसाइड भी हो सकता है, लेकिन 12 महीने के लिए 40 से 25% तक की तेजी आईओसी में, एचपीसीएल में और बीपीसीएल में देखने को मिल सकती है। मॉर्गन स्टैनली भी काफी बुलिश है। ये जो रोजाना रिटेल की प्राइसेस बदलेंगी पेट्रोल और डीजल के लिए, बड़ी एक लंबी छलांग के लिए तैयारी लगा सकते हैं आईओसी, बीपीसीएल और इसी पे ये निवेश करने की आपको सलाह दे रहे हैं। 26% का लक्ष्य आईओसी का दे रहा है मॉर्गन स्टैनली। 533 का इनका लक्ष्य है। बीपीसीएल का टारगेट 800 रुपए का है, जो कि मौजूदा भाव से 11% की तेजी का ये लक्ष्य देख रहे हैं अगले 12 महीने के दौरान। ओके, तो ये 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर जहां पर दमदार रिपोर्ट्स आज के सेशन में आई है। देखते हैं, एक्शन बेहतरीन होना चाहिए क्योंकि रुपया मजबूत है, क्रूड नीचे की तरफ है, तो ये एक्शन है। लेकिन इसके अलावा भी काफी कुछ रिपोर्ट्स है, लेकिन ये मेरा इंटरेस्ट आज रिपोर्ट्स जानने में नहीं है। मेरा इंटरेस्ट इस बात में कि आज आपकी बर्थडे ट्रीट का होने वाली, पार्टी कहाँ देने वाली है। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच अनिल जी। पार्टी आसपास ही होगी, हम लोअर पेरेल में हैं और आप बहुत सारे यहाँ पे आसपास मॉल्स हैं, आप शाम को पहुंच जाएंगे। वागले साहब ये पूछे थे जब वागले साहब ब्रेक में पूछे थे कि अब ये तो नहीं पूछ सकते हम नीति से कि उनकी एज क्या है, लेकिन ये विश कर सकते हैं कि यू स्टे यंग फॉर एवर। ये आपके लिए हमारी विशेष है। थैंक यू सो मच अनिल जी, थैंक यू सो मच। कोल इंडिया और एनटीपीसी, इन पे आज बात करूंगी। और कोल इंडिया की आपको खबर अनिल जी ने ही सबसे पहले दी थी, और लगभग 2-3 हफ्ते पहले हमने आपको बता दिया था कि कोल इंडिया अपनी जो कोयले की डाउन ग्रेडिंग कर रहा है, और अब इन्होंने ये कंफर्म हो गई है खबर। 177 माइंस हैं जो कि कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन ने डाउन ग्रेड कर दी है। 43% जो कोल माइंस है कोल इंडिया की, ये पूरा
कंट्रीब्यूशन यहां से आता है और जाहिर सी बात है ये नेगेटिव खबर है कोल इंडिया के लिए। CLSA बड़ा ब्रोकरेज हाउस है, बिकवाली करने की आपको सलाह दे रहा है। 285 रुपए का इनका लक्ष्य था, सीधे इन्होंने घटा करके 265 रुपए का कर दिया है। मौजूदा भाव से 7 से 10% की गिरावट और ये शेयर आपको दिखा सकता है। इनके अर्निंग्स पे और प्रॉफिटेबिलिटी पर भी आगे असर देखने को मिल सकता है। डॉइचे बैंक भी कह रहा है कि स्टैंड अलोन अर्निंग्स FY18 में 20 से 25% तक का इम्पैक्ट आ सकता है। फिलहाल होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। 297 का इनका लक्ष्य है, लेकिन CLSA का बड़ा डाउनग्रेड है आज कोल इंडिया पे। लेकिन किसी को नुकसान होगा तो किसी को फायदा जरूर होगा और पावर कंपनियां यहां पे सबसे ज्यादा बेनिफिट होती हुई नजर आएंगी। और NTPC जो कि सबसे बड़ा प्लेयर है, अब इनको कम दाम में कोल मिलेगा और इसीलिए आज डॉइचे बैंक निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। टारगेट प्राइस इन्होंने 195 रुपए का दिया है। मौजूदा भाव से 23 से 25% तक की तेजी अगले 12 महीने के देख रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी एक्सपेंशन 300 बेसिस पॉइंट यानी 3% के आसपास बढ़ सकता है और बढ़ करके 14.5% आ सकता है FY19 तक। ये बड़ा एक अपग्रेड है। निवेश करके चलिए, NTPC को फायदा होगा। कोल इंडिया की माइंस की डाउनग्रेडिंग से 195 रुपए के लक्ष्य के लिए आपको निवेश करने की सलाह दे रहा है आज डॉइचे बैंक। ओके, तो ये तमाम रिपोर्ट्स है जहां पर आज एक्शन दिखने वाला है। तो अनिल जी, जो आपकी खबर थी कोल इंडिया की, वो क्या है कि कोल इंडिया के जो माइंस हैं उनके कोल की जो ग्रेडिंग वो पहले बता रहे थे, अब वो डाउनग्रेड कर दिए। कोयला सेम है, वही प्रोडक्ट है, लेकिन उसकी क्वालिटी उन्होंने 1 और 2 नॉच कम कर दी। यानी कि अब वही कोयला उन्हें सस्ते दाम पर बेचना पड़ेगा। सपोज आप जब वो कोयला खरीद रहे थे, आपको पहले ये लगता था कि ये A+ क्वालिटी का है, अब वो A रह गया है या A- हो गया है, तो उसके चलते आपका रेवेन्यू अपने आप कम होगा, प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप कम होगी। तो CLSA का ये कहना है कि शायद कुछ 170-180 माइंस में से जो कोयला निकल रहा है वो कम है। मेरे ख्याल से इससे भी ज्यादा है एक्चुअली। तो उस लिहाज से प्रॉफिटेबिलिटी पर बड़ी हिट आनी है कोल इंडिया की। तो हम सरप्राइजिंग है कि ये हुआ है 1 अप्रैल से, और मेरे ख्याल से हमने ये स्टोरी 3 या 4 अप्रैल को की थी। 15 दिन बाद अब ये रिपोर्ट्स बाहर आ रही है। एक्चुअली होना ये चाहिए था कि कोल इंडिया को इसका नोटिफिकेशन एक्सचेंजेस को भेजना चाहिए। ये बड़ी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपका रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इस तरह से तेजी से घटती है, तो क्योंकि जब आप दाम बढ़ाते हैं घटाते हैं तो किस तरह से तुरंत आप बेचते हैं, तो इसमें दाम बढ़ाने घटाने वाली बात नहीं। जब आप अपना जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी ही 1 नॉच कम कर रहे हैं, 2 नॉच कम कर रहे हैं, तो ये तो इससे बड़ी दाम घटाने वाली बात क्या हो सकती है। प्रिय इंटरेस्टिंग है कि इसके सामने ब्रोकर से कह रहे हैं कि NTPC को या पावर NTPC एक और स्टॉक है, NTPC से ज्यादा जिसको फायदा होगा। NTPC को तो होगा ही, JSW एनर्जी। JSW एनर्जी और NTPC ये 2 सबसे बड़े ग्राहक हैं जो इंडियन कोयल इस्तेमाल करते हैं। बाकी लोगों के लिए ज्यादातर जैसे अदानी हुआ है वो इम्पोर्टेड पर है, तो ये 2 कंपनियों को बड़ा फायदा होना है। बिल्कुल, लेकिन अगर ये कोल की क्वालिटी वाकई खराब है तो फिर तो फायदा नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पर आपको उन्हें सस्ता मिलेगा, उन्हें सस्ता मिलेगा। हाँ, फर्क नहीं, पहले इसी कोल के ज्यादा पैसे देने पड़ रहे थे। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि आप उसी कोल से उतनी बिजली बना पाएंगे क्या? अगर क्योंकि क्वालिटी पे, कैलोरीफिक वैल्यू पे डिपेंड करती है। वो बात तो सही है, वो पहले भी नहीं बन रही होगी, तो ये मुमकिन है कि ये डाउनग्रेड अब हुआ है, लेकिन शायद क्वालिटी पे डाउट्स थे और ये फैसला फाइनली लिया गया है। तो पावर कंपनीज के लिए अच्छी खबर है और कोल इंडिया के लिए यहाँ पर बुरी खबर है। हमारे साथ हमारे अगले एक्सपर्ट सुमित बगड़िया आप जुड़ रहे हैं वायदा बाजार पर अपनी रणनीति बताने के लिए। सुमित, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये जो हम बात कर रहे हैं 2 स्टॉक्स की, इन पर अपनी राय दीजिए, NTPC, कोल इंडिया और JSW एनर्जी। JSW एनर्जी में इंटरेस्टिंग बात एक और हो गई आज, वो ये कि आज ये FNO बैन में भी आई है। तो अब जो कुछ एक्शन हो सकता है वो इंट्राडे वाला हो सकता है। तो JSW और NTPC क्या तेजी का एक्शन बनता है, कोल इंडिया क्या शॉर्ट करना चाहिए? सुमित, ये है आपसे सवाल। हाय, गुड मॉर्निंग। वेल यस एब्सोल्युटली, कोल इंडिया के अंदर शॉर्ट बन रहा है। कोल इंडिया बहुत वीकनेस भी दिखा रहा है और इमीडिएटली अगर हम चार्टिकली इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो टेक्निकली भी यही बोला जा रहा है इसके अंदर कि ये चार्ट्स भी यही बोल रहे हैं कि मेरे को शॉर्ट करो। आई थिंक ये स्टॉक के अंदर इमीडिएटली और भी वीकनेस देखने को मिल सकती है। 280 का लेवल जैसे ही ब्रेक होता है कोल इंडिया के अंदर तो हमको 250 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यानी प्रेजेंट लेवल से 30 से 40 रुपए का फॉल इमीडिएटली कोल इंडिया के अंदर आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। आई थिंक कोल इंडिया के अंदर प्रेजेंट लेवल से कोई भी थोड़ा छोटा मोटा उछाल आता है तो बेच के काम करें। प्योर इंट्राडे के हिसाब से 292 का स्टॉप लॉस और पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से 300 के आसपास का स्टॉप लॉस फॉर द टारगेट्स ऑफ 250 और इंट्राडे के हिसाब से 291 के स्टॉप लॉस से सेल किया जा सकता है कोल इंडिया के अंदर। उसी तरफ आपने पूछा था कि NTPC और JSW एनर्जी, ये दोनों ही स्टॉक में एक अच्छा मूव मिलना चाहिए। इनफैक्ट अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल स्ट्रक्चर NTPC का पॉजिटिव है। लास्ट कुछ दिनों के अंदर इसके अंदर सेलिंग जरूर देखने को मिली है।
बट ओवरऑल एनटीपीसी का स्ट्रक्चर मजबूत है। आई थिंक एनटीपीसी के अंदर प्रेजेंट लेवल्स पे बाइंग करनी चाहिए। प्रेजेंट लेवल से अगर कोई 5-7 रुपए की गिरावट आ जाती है एनटीपीसी के अंदर तो वो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि यहां से स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है। उसकी वजह से ऐसा लगता है कि ऊपर में 170 के इमीडिएट टारगेट होंगे, और अगर 170 के लेवल ब्रेक हुए तो हमको 200 तक की रैली देखने को मिलेगी एनटीपीसी के अंदर। आई थिंक स्टॉक मजबूत है तो इसके अंदर बाइंग करके काम करना चाहिए। ओके। और सुमित, आज आपकी बाजार पे लेकिन क्या कॉल है? निफ्टी और बैंक निफ्टी आप किस तरफ ट्रेड कर रहे हैं? देखिए प्रदीप जी, निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़े से रेंज बाउंड चल रहे हैं। इनफैक्ट ऊपरी लेवल से हमको थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। तो लास्ट कुछ दिनों में अगर हमने देखा है तो निफ्टी के अंदर हमको करेक्शन देखने को मिली है, बैंक निफ्टी साइडवेज चला है। अभी आज के लिए प्योरली इंट्राडे ट्रेड। कल की जो कैंडल बनी है उसका इधर साइड ब्रेकआउट हमको ऐसा लगता है कि 100 से 150 पॉइंट का मूव निफ्टी के अंदर देगा, यानी कल का जो हाई लो है वो ब्रेक होने के बाद हमको ट्रेड लेना है। तो थोड़ा सा कंडीशनल कॉल दिया है। बाय निफ्टी अबव 9160, स्टॉप लॉस लगाना है 9120 का, और ऊपर में टारगेट 9210, 9240 ये कॉल होगा निफ्टी के अंदर। और अगर नीचे में 9120 टूट जाता है तो सेल बिलो 9120 होगा, जिसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 9160 और टारगेट होंगे 9050। तो दोनों साइड के कॉल है, जिस तरह का रेंज मिले, जिस तरह का ब्रेकआउट मिले उस तरफ निफ्टी के अंदर काम करना चाहिए। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा मजबूत है कंपेयर टू निफ्टी, बट इसके अंदर भी बाइंग अबव है। 21800 टूटता है तो ही हमको फ्रेश बाय करनी है फॉर द टारगेट्स ऑफ 22,000 एंड 22,200, स्टॉप लॉस 21,600। एट द सेम टाइम इसके अंदर भी अगर 21,600 नीचे में टूटता है तो 21,600 टूटने के बाद सेल लेना है, 21,800 का स्टॉप लॉस और 21,400 और 21,200 के टारगेट। तो दोनों में कंडीशनल कॉल है। ओके, तो कल की रेंज टूटने का इंतजार कर रहे हैं। 9,120, 9,140 जो हम बात करते हैं, बड़ी टाइट रेंज में कारोबार हुआ है कल। रेंज छोटी होती दिख रही, उतार चढ़ाव कम होता हुआ दिख रहा है। तो इस रेंज के बाहर जिस तरफ निकले एक दिन के लिए तेजी या मंदी का कॉल लें, ये राय है सुमित की। और निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी तो ज्यादा बेहतर है ही, ये भी मानना है सुमित का। चलिए लेंगे एक ब्रेक और इस ब्रेक के बाद सुमित से लेंगे उनकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स, और वागले साहब के भी 2 स्टॉक बाकी है ना सर, चलिए तो वो भी पूछेंगे। और 2 स्टॉक में एक शॉर्ट कॉल भी एक बाय कॉल है, दोनों है इंटरेस्टिंग, तो बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। चलो, हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं संदीप वागले साहब, सुमित बगड़िया जी और साथ ही गौरांग शाह साहब भी। इससे पहले कि हमें इनकी टॉपिक्स लें, गौरांग से एक राय ग्रुप फाइनेंस के नतीजों पर ली जाए। नतीजे तो बड़े दमदार दिख रहे हैं ग्रुप फाइनेंस के। गौरांग, आपने देखे हैं और क्या इस स्टॉक में अब भी मौका दिखता है आपको खरीदारी करने का? हमारी कवरेज है अनिल जी, और हमें लग रहा है कि एनबीएफसी, एचएफसी और जिस तरीके से मैं शुरुआत में कार्यक्रम के जिक्र कर रहा था कि बैंकिंग और एनबीएफसी में सभी वर्टिकल, आप चाहे डाइवर्सिफाइड फाइनेंस कंपनी हो, माइक्रो फाइनेंस कंपनी हो या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो, हमें काफ़ी पसंद है। और ग्रुप फाइनेंस की जहाँ तक बात है तो कवरेज थी हमारी, और जिस तरीके से नतीजे आए हैं ऊपर के तरफ लक्ष्यांक लेके जाएंगे हम। और हमें लग रहा है कि टायर 2, टायर 3 सिटीज में जिस तरीके से ये कंपनी का कामकाज है और जो टिकट साइज है अनिल जी, उसको देख करके काफी आकर्षित लोन बुक हो सकती है और ग्रोथ काफी बेहतर हो सकती है। और सबसे बड़ा ट्रिगर है अफोर्डेबल हाउसिंग एंड हाउसिंग फॉर ऑल। उस लिहाज से आई थिंक एक बहुत बड़ा ट्रिगर एचएफसी यानी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए हो सकता है। ओके, लेकिन एक और स्टॉक जहां पर नजर होगी वो है कैपिटल फर्स्ट, और यहां पर वॉबक पिंकर्स जो 10% हिस्सा बेचना चाहते हैं, इनकी हिस्सेदारी दरअसल 61% है और उसमें से 10% बेचना चाहते हैं। दरअसल नवे प्रमोटर ही हैं, सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं वॉबक पिंकर्स, जिन्होंने वी वैद्यनाथन साहब को बैक किया है शुरुआत से, जब भी आईसीआईसीआई से अलग होकर आए। और यहां पर आप देखिए 162 रुपए पे लिया था वॉबक ने। क्या पैसा बना है, जबरदस्त। एक्चुअली 5 गुना हो गया। हाँ, इसी से मेरे को याद आ रहा है जो एक स्टॉक अभी गौरांग ने रिकमेंड किया, चोलामंडलम, वो भी मुझे याद है 5-6 साल पहले मुश्किल से 100-125 रुपए ये स्टॉक चला करता था, अब 1200-1300 हो गया। तो कई सारी एनबीएफसी ऐसी है, और जनरली मैंने देखा है पिछले 7-8 सालों में लगभग हर साल 1 या 2 एनबीएफसी के स्टॉक ऐसे अच्छी क्वालिटी के एनबीएफसी आपको डबल होती हुई दिखेगी। तो लंबी लिस्ट है एनबीएफसी का, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन स्टॉक। इसका श्रेय तो विजय माल्या को जाएगा जो उन्होंने बैंकों में एनपीए किए और उनके जैसे लोगों ने उसके बाद अब बैंक के पास तो पैसे है नहीं देने के लिए, तो एनबीएफसी दे रही है और उसी का फायदा मिल रहा है। तो एनबीएफसी की स्टॉक्स काफी तेजी से भागे। तो अब इसी पर एक राय गौरांग से ली जाए। गौरांग, चोलामंडलम तो आपको पसंद है ही, कैपिटल फर्स्ट क्या राय रखते हैं? क्या थोड़ा स्टॉक ठंडा होगा क्या? वागबक इनका चूंकि 10% बेचना चाहता है, तो क्या तेजी पर ब्रेक लगी है? घबराने की जरूरत नहीं है।
अनिल जी, ये स्टेक बेचना या लेना या फिर MSCI इंडेक्स में आना निकालना या फिर निफ्टी में आना निकलना, ये क्षण भर के लिए मेरे ख्याल से रिएक्शन नीजक होता है। कामकाज पे इस पे कोई असर नहीं पड़ता। और मेरा मानना है कि करीबन 300-350 से कैपिटल फर्स्ट पर हमने हमारी कवरेज पहली बार निकाली थी और वो अब भी बरकरार है। इस खबर को लेकर के एक नीजक रिएक्शन हो सकता है, अन्यथा अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहे। और मैं ये भी मानता हूं अनिल जी कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां, जिसमें एक कंपनी है उज्जीवन फाइनेंस जो हाल ही में लिस्टिंग हुई थी, पेमेंट बैंक लाइसेंस मिला इसको, 520 का लक्ष्यांक हमारा इस पर है। और जिस तरीके से इनका भी टिकट साइज है, हालांकि ऋण माफी को लेकर के कुछ दिक्कतें हुई थी बीच में, लेकिन इसका बुरा असर इन कंपनियों पर आया ऐसा हमें नहीं लग रहा है। गौरांग, ये मैं सुबह से नोटिस कर रहा था, पहले आपने जैसे TCS में कहा न खरीदेंगे न बेचेंगे, कैपिटल फर्स्ट में भी आपकी लगभग वैसी राय, न खरीदेंगे न बेचेंगे। आप तो इतनी बड़ी ब्रोकरेज हाउस चलाते हैं, तो फिर अगर ट्रेड नहीं होगा तो बिजनेस कैसे चलेगा, मुझे ये बताइए। नहीं, मैं TCS के बारे में मैं नतीजों के लिहाज से मैं बात कर रहा था। ये जो मैं कैपिटल फर्स्ट और उज्जीवन की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर इस तरह पर भी खरीदारी करें आप। तभी मैं सोच रहा, मैंने कहा नहीं तो वो घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, वैसा है तो ट्रेड जोक से पार्ट। लेकिन अगर आप देखें अनिल, तो आप वैल्यूएशन की कॉल ले सकते हैं, लेकिन जो बात आप कह रहे थे वो अभी भी सही है। और आप किसी भी NBFC के या छोटे जो नए प्राइवेट बैंक्स हैं जो ऐसे भाग रहे हैं, उनके CEO से बात करें तो वो ये कहते हैं कि हमें लगता है अभी भी 1-2 साल तो खुला मैदान है, क्योंकि NPA पे कोई ड्रामेटिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो सरकारी बैंकों के हाथ तो बंद ही रहेंगे। और इस वीकेंड के दौरान जो RBI ने नए गाइडेंस जारी किए हैं और टाइट किया है कि अगर आपके बड़े NPA हैं तो आप लोन मत दो। तो प्रदीप, इस लिहाज से फिर क्या वो NBFCs ठीक है जो छोटे बेस से बड़ी बढ़ सकती है, या जो ऑलरेडी मैच्योर हो चुकी है, बड़ी साइज में आ चुकी है, जिनका मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ज्यादा का है, अब वहां पे गुंजाइश कम है, छोटी NBFCs 500,000। लेकिन कंपेयर करेंगे फिर जो बैंक्स हैं बड़े उनके साथ, तो उनकी जितनी बैलेंस शीट क्यों नहीं हो सकती, कहां तक और बढ़ सकते हैं, और जल्दी ही इनमें से कुछ NBFCs को बैंक बनने का मौका मिलेगा ना। बिल्कुल, तो ये सारी NBFCs हैं जिन्होंने अच्छी वेल्थ बनाई है, आगे भी बनाएंगे। शुक्रिया गौरंग आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, पहला सौदा में मार्केट काउंटडाउन में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रेक का वक्त है और हमारे साथ कुणाल सरावगी भी जुड़ चुके हैं नई दिल्ली से इस वक्त, और उनसे भी पूछेंगे उनकी पसंदीदा पिक्स। एनॉक वेंचर्स के MD और CEO विजय चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से, उन सबसे करेंगे बातचीत इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे साथ। अब हमारे नए मेहमान जुड़ रहे हैं कुणाल सरावगी और साथ ही एनॉक वेंचर्स के MD और CEO विजय चोपड़ा भी। विजय, पहले तो आपकी राय ये लेना चाहेंगे, आज जो अहम इवेंट है मार्केट के बाद यानी TCS के नतीजे, कैसे देखते हैं आप इसको, और क्या कॉल दी है आपने कल या आज के लिए अपने क्लाइंट्स को? देखिए, पूरे IT पैक पे थोड़ा सा स्केप्टिक मैं हूं करीब पिछले 2 से 3 महीने से, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से इन्फोसिस ने भी रिजल्ट्स दिए और जो आगे की गाइडेंस है वो कोई बहुत ज्यादा आशाजनक नहीं है। जिस तरीके से पहले IT कंपनीज ग्रोथ टारगेट्स लेती थी 13 से 15% तक का, अब वो ग्रोथ टारगेट्स नहीं देखने को मिलते। अभी जो न्यू क्लाइंट एडिशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा धीमी गति से चलता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि TCS के रिजल्ट्स में भी थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी हिट हो सकता है, और संभवतः कोई बहुत ज्यादा बड़ा मूव मुझे नहीं दिखता आज TCS के स्टॉक में। मगर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये बेलवेदर्स हैं, बहुत बड़ी कंपनीज हैं, ये दशकों से काम कर रही हैं, और नो डाउट ये नई स्ट्रैटेजीज लेकर आएंगे। मुझे TCS से ज्यादा होप है एज कम्पेयर टू इन्फोसिस, क्योंकि मैनेजमेंट वाइज भी कहीं ज्यादा स्टेबल है TCS। तो अगर गिरावट में TCS मिलता है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इसमें बाइंग शुरू की जा सकती है, स्टैगर्ड बाइंग करें। ओके, लंबी अवधि के लिहाज से करें खरीदारी TCS में, ये राय है चोपड़ा साहब की। लेकिन कुणाल को करते हैं शामिल और पूछते हैं उनकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स बताएं। कुणाल, आपने कौन से स्टॉक चुने आज? 3 शेयर्स अनिल जी जिन पर मुझे खरीद की राय मुझे लगता है कि होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले HDIL है, मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। कल हमने बहुत बड़ी तेजी रियल एस्टेट काउंटर्स में देखी, और HDIL मुझे लगता है कि विशेष रूप से बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है, नया ब्रेकआउट है, तो यहां पर इन स्तरों पर खरीद की जा सकती है। इसके अलावा DLF भी अच्छा है। HDIL में 97 के लक्ष्य से मेरी खरीद की राय है, यहां पर स्टॉप लॉस 92 पर रखना चाहिए। अडानी एंटरप्राइजेस ने कल एक रेजिस्टेंस को पार किया है, इसमें भी खरीद की जा सकती है। मुझे लगता है कि 128
तक ये काउंटर इस तेजी में चला जाएगा। 119 के आसपास स्टॉप लॉस रखने की राय है। और फिर सेल की राय है आरकॉम में, जहां पर फिर से एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन हमने कल आते हुए देखा और बाजार के ओवरऑल तेजी के बावजूद आरकॉम में किसी तरह की कोई तेजी नहीं बनी है। तो मुझे लगता है और गिरावट आएगी और मुमकिन है कि यहां पर आपको 32-31 के लेवल्स पे आते हुए दिखे। 35 पर एक स्टॉप लॉस रखें, मुश्किल से 60-70 पैसे का स्टॉप लॉस है और मुझे लगता है कि 32 तक आना चाहिए आरकॉम। ओके, वागले साहब, आपके बचे हुए पिक्स अभी रियल एस्टेट पे बुलिश है? बिल्कुल प्रदीप, डीएलएफ में मैं चूज करूंगा। मुझे लगता है पैटर्न वाइज सबसे बेस्ट ये है। इसको 167 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 186। और एनटीपीसी में मेरा सेल कॉल है। चार्ट्स में कुछ वीकनेस दिखाई देता है, आपका शायद न्यूज आया है तो वो देखना होगा, लेकिन मेरा अभी भी लगता है कि वीकली पैटर्न जो डेवलप हो रहा है वो इतना पॉजिटिव नहीं है। नहीं, आपके ठीक है। वो चार्ट वाली जो खबर है वो इतनी दमदार भी नहीं कि एनटीपीसी बहुत भाग जाए। उसमें खबर यही है कि कोल इंडिया ने जो अपने कॉल की क्वालिटी कम की है उससे एनटीपीसी को थोड़ा सस्ता कोयला मिलेगा। लेकिन उससे आप ये बताइए कि अगर खुल जाए ऊपर तो कहाँ बेचना है? मैं 163 के स्टॉप लॉस से बेचूंगा। ऐसा नहीं कि कोई इतना भी स्ट्रांग है नहीं है, तो फॉर अ टारगेट ऑफ 150 जो कि मेरा 1 से 2 हफ्ते का व्यू है। ओके, चलिए, तो एनटीपीसी मजबूत खुले तो कर रहे हैं बिकवाली। ये राय है वागले साहब की, लेकिन बिकवाली और खरीदारी कहां होगी इसका पता चलेगा इस ब्रेक के बाद, जब लेकर आएंगे हम आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन। करेंगे रुपए की शुरुआत। करेंसी मार्केट में कुछ रिकवरी के संकेत बन सकते हैं क्योंकि डॉलर हुआ है कमजोर, तो देखना इंटरेस्टिंग हुआ है। एसजीएक्स निफ्टी बेहद इंटरेस्टिंग है, 6 पॉइंट नीचे है। कल देर रात 32 पॉइंट ऊपर था एसजीएक्स निफ्टी, लेकिन एशियाई बाजारों की मिलीजुली शुरुआत ने थोड़ा सा असर डाला है एसजीएक्स निफ्टी से। स्टॉक 2020 का अपडेट बताएंगे आपको और 9:15 से हमारे चारों एक्सपर्ट करेंगे आपकी मदद। किस तरह से बनाएं आप शुरुआती कारोबार में बाजार में ट्रेडिंग रणनीति। पहला सौदा इस छोटे से ब्रेक के बाद।